हमारे समाज में आए दिन हर रोज छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, पर इन घटनाओं में सबसे ज़्यादा संख्या प्रेम प्रसंग को ही लेकर होता है। कभी कभी तो कुछ ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है जिन्हें सुनने के बाद खुद हमारे भी कानों पर यकीन नहीं होता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से एक लड़की हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो इसे सुनने के बाद लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे मानसिकता के लोग भरे पड़े हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दी और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक इलाका पड़ता है बिल्हौर। बिल्हौर इलाके के अंतर्गत एक गाँव आता है नदिया धामू, जो ककवन थाने के अंतर्गत पड़ता है। नदिया धामू गांव का रहने वाला रामदयाल गौतम, रामदयाल की पत्नी का नाम सुषमा। रामदयाल के टोटल 4 बच्चे, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। पहले बेटे का नाम सर्वेश, दूसरे बेटे का नाम दुर्गेश, तीसरी बेटी राधा और चौथी बेटी सुधा। सुधा जो मैट्रिक की पढ़ाई कर रही है। सर्वेश अपने ही इलाके में मदर डेयरी का शॉप खोल रखा है। अपनी दुकान से ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। रामदयाल अपने पूरे परिवार के साथ बड़ी ही खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत करता है। रामदयाल की बड़ी बेटी राधा, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल, जो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर अपनी पढ़ाई छोड़ चुकी है। रामदयाल अपनी बेटी राधा को टीचर बनाना चाहता था, लेकिन राधा को पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, इसीलिए इंटरमीडिएट तक पढ़ाई छोड़ देती है और उसके बाद अपने घर में अपने माँ के कामकाजों में हाथ बटाने लगती है। राधा के पड़ोस का रहने वाला आलोक राजपूत। आलोक के पिता का नाम राजकुमार राजपूत। राजकुमार जो कि रिटायर्ड एक सरकारी टीचर है। राजकुमार जैसे ही अपनी नौकरी से बाहर हो जाते हैं, उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उनके बेटे आलोक के ऊपर आ जाती है। आलोक, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो बीए तक की पढ़ाई कर चुका है। पढ़ाई करने के बाद आलोक नौकरी की तलाश तो करता है, लेकिन आलोक को कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिल पाती है, इसीलिए खेती किसानी का काम करने लगता है। आलोक और सर्वेश दोनों बचपन के दोस्त हैं, इसीलिए अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी होता है। आलोक एक दिन सर्वेश के घर पे जाता है उससे मिलने के लिए, लेकिन उसके घर पे जब जाता है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात राधा से होती है। आलोक राधा को बचपन से जानता है, लेकिन राधा जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है, उसकी सुंदरता में काफ़ी निखार आ जाती है। आलोक जब राधा के घर पे पहुंचता है, राधा से जब मिलता है तो उसकी खूबसूरती देखकर उसके तरफ देखते ही रह जाता है। आलोक राधा से पूछता है सर्वेश के बारे में, तो राधा कहती है कि भैया और माँ कुछ देर के लिए बाहर गए हैं, तुरंत ही आ जाएंगे, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। आलोक वहीं पे बैठ जाता है। राधा चाय बना कर लाती है और फिर राधा और आलोक दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगते हैं। लेकिन आलोक जितने देर तक चाय पीता है, तब तक राधा की खूबसूरती को ही देखते रहता है। राधा की खूबसूरती देख करके आखिरकार आलोक से बर्दाश्त नहीं होती है और राधा से कहता है कि राधा, जितनी तुम खूबसूरत हो उतनी ही बेहतर तरीके से अपने घर के कामकाजों को भी संभालती हो। अगर तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी ही संवर जाएगी। आलोक जैसे इस तरह की बातें राधा से कहता है, राधा बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाती है। इससे आलोक को लगता है कि शायद राधा गुस्से में आ गई है। आलोक भी वापस अपने घर आ जाता है। लेकिन आलोक जब वापस अपने घर आता है, हमेशा राधा के बारे में ही सोचते रहता है। दरअसल राधा की खूबसूरती आलोक के दिलो दिमाग पे छा जाती है। राधा के बारे में इतना काफ़ी सोचता है कि आखिरकार आलोक राधा के साथ जीवन बिताने का सपना देखने लगता है। उसके बाद से आलोक जब भी सर्वेश से मिलने के लिए उसके घर पे जाता है, अक्सर राधा को भी ताक झाँक करता है। आलोक राधा से अपने दिल की बात तो कहना चाहता है, लेकिन चाहकर भी नहीं कह पाता है। ये सोच करके डर जाता है कि अगर वो अपनी दिल की बात राधा से कहता है, राधा अगर उसकी बातों को बुरा मान जाती है, तो फिर आलोक किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाएगा। यही सोच करके आलोक अपनी दिल की बात कभी राधा से कह ही नहीं पाता है। लेकिन राधा की भी सेम इधर वही हालत होती है। एक दिन आलोक जब राधा के घर पे जाता है, काफ़ी हिम्मत जुटाकर राधा से अपनी दिल की बात कह ही देता है। लेकिन जैसे ही अपनी दिल की बात कहता है, राधा भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर आलोक और राधा के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। एक बार जब प्यार का परवान चढ़ना शुरू होता है, राधा और आलोक दोनों मिलने का इरादा कर लेते हैं।
दोनों जब मौका निकाल करके एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, आखिरकार राधा और आलोक के बीच में संबंध भी बन जाता है। लेकिन एक बार जब ये संबंध बनता है, उसके बाद से कभी ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। दोनों का प्यार का परवान जब चढ़ता है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। आलोक और राधा शादी करने का इरादा कर लेते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी ना तो आलोक के घर वालों को मालूम चलता है और ना ही राधा के घर वालों को मालूम चलता है। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आस पड़ोस को लोगों को शक हो जाता है। एक दिन एक पड़ोसी इसी शक के आधार पर राधा के पिता रामदयाल से जाके कह देता है कि तुम्हारी बेटी का आलोक के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है। रामदयाल को जैसी सच्चाई मालूम चलता है, उसे अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आलोक को तो मैं अपने बेटे के जैसे मानता हूँ, आलोक मेरी बेटी के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। रामदयाल जब घर पे आता है, इस बारे में अपनी बेटी राधा से पूछताछ करता है। लेकिन रामदयाल जब अपनी बेटी राधा से पूछताछ करता है तो राधा भी सब कुछ अपने पिता से सच सच बता देती है और साथ ही साथ ये भी कहती है कि मैं आलोक से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन राधा जैसे इस तरह की बात कहती है, इस बात पे राधा का भाई सर्वेश काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपनी बहन की बुरी तरीके से पिटाई करता है। साथ ही साथ अपने दोस्त आलोक से मुलाकात करता है और उसे भी धमकी देते हुए कहता है कि आइंदा से अगर तूने मेरी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ये तेरे लिए ठीक नहीं होगा। इस कदर से जब धमकी देता है, आलोक भी काफ़ी डर जाता है। उसके बाद से सर्वेश अपनी बहन के ऊपर निगरानी रखना शुरू कर देता है। लेकिन रामदयाल अपनी बच्ची को लेकर इस कदर से चिंतित हो जाता है कि उसे डर सताने लगता है कि राधा कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। रामदयाल को लगता है कि आखिरकार अपनी बच्ची को कब तक संभाल पाएगा, इसीलिए अपनी बच्ची की जल्द से जल्द शादी कराने के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बात की जानकारी जैसे ही राधा को मालूम चलता है, राधा फिर से आलोक के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मेरे घर वाले मेरी शादी कराने के लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं। मैं किसी और से किसी कीमत पर शादी नहीं करूंगी। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगी। राधा जैसे इस तरह की बातें आलोक से कहती है, आलोक भी राधा से कहता है कि मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और मैं भी तुम्हारे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। तुम टेंशन ना लो, मैं कोई ना कोई उपाय निकाल रहा हूँ। इधर रामदयाल अपनी बच्ची की शादी कराने के लिए काफ़ी दिनों तक लड़के का तलाश करता है, लेकिन राधा के लायक कोई लड़का मिल ही नहीं पाता है। तब तक रामदयाल को भी लगता है कि उसकी बेटी अब आलोक से बातचीत करना बंद कर चुकी है, इसलिए रामदयाल भी अब फीका पड़ जाता है और लड़के की तलाश करना बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही इधर लड़के का तलाश करना बंद कर देता है, राधा फिर से आलोक से बातचीत ही नहीं करती है, बल्कि उससे मुलाकात करना शुरू कर देती है। दोबारा जब यह सिलसिला शुरू होता है, एक दिन राधा जब आलोक से मार्केट में मुलाकात करती है, मुलाकात करने के दौरान ही राधा का भाई सर्वेश देख लेता है और वहीं पे उसी मार्केट में सर्वेश अपनी बहन की ही नहीं पिटाई करता है, बल्कि साथ ही साथ अपने दोस्त आलोक की भी बुरी तरीके से पिटाई करता है और फिर अपनी बहन को घर लेकर आता है। काफ़ी गुस्से में आलोक के घर पे जाता है और आलोक के पिता राजकुमार को धमकी देते हुए कहता है कि तुम अपने बेटे को संभाल, क्योंकि वो मेरी बहन की इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। अगर वो नहीं सुधरा तो मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक कदम उठा लूँगा। सर्वेश जब इस तरह की धमकी देकर अपने घर चला आता है, तब तक आलोक इधर अपने घर पे पहुंचता है। आलोक जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, उसके पिता राजकुमार सर्वेश के बारे में पूछताछ करते हैं कि सर्वेश मेरे घर पे आया था और वो मुझे धमकी दे करके गया है, कहाँ तक ये बात सच्चाई है। राजकुमार जब अपने बेटे आलोक से इस बारे में पूछताछ करते हैं, तब जा कर के आलोक अपने पिता को सारी सच्चाई बताता है और कहता है कि हाँ पापा, मैं राधा से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं भी उसी से शादी करना चाहता हूँ। आलोक जैसे इस तरह की बातें अपने पिता से कहता है, इसे सुनकर राजकुमार काफ़ी गुस्से में भड़क जाता है। कहता है कि वो हमारी बिरादरी का नहीं है और इस शादी की मंजूरी मैं कभी नहीं दूंगा। आलोक की माँ जब सुनती है तो वो भी काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि जिस दिन वो बहू बनकर मेरे घर में आएगी, उसी दिन इस घर से मेरी अर्थी उठ जाए। आलोक के माता पिता जब उसके ऊपर दबाव देते हैं, आलोक भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब वो करे क्या। 24 अगस्त 2020 को शाम के 4 बजे राधा अचानक कहीं गायब हो जाती है। देर रात तक भी जब घर वापस नहीं आती है, राधा के माता पिता और उसके पूरे भाई राधा की हर जगहों पर तलाश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी राधा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी राधा जब घर पे नहीं आती है तो राधा के पिता को लगता है कि शायद कहीं आलोक मेरी बेटी को लेकर भाग तो नहीं गया है।
इसीलिए सर्वेश अपने दोस्त आलोक के घर पे जाता है तो देखता है कि आलोक अपने घर पे ही है। सर्वेश जब अपनी बहन राधा के बारे में आलोक से जब पूछताछ करता है तो आलोक कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। देखते ही देखते लगभग 2 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी राधा का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। 2 दिन बाद 26 अगस्त 2020 को राधा के गांव का रहने वाला एक किसान जिसका नाम है विमल अपने खेतों पे काम करने के लिए जाता है तो देखता है कि खेत के मेढ़ी पे एक लड़की का डेड बॉडी पड़ा है। विमल जैसे ही उस डेड बॉडी को देखता है, उस डेड बॉडी को देखकर उसकी पहचान कर लेता है। दरअसल वो कोई और नहीं बल्कि उसी के गांव की रहने वाली रामदयाल की बेटी राधा थी। जैसे ही राधा का शिनाख्त कर लेता है, विमल वहां से उल्टे पर भागते दौड़ते आता है और रामदयाल के पूरे परिवार को इस बात की जानकारी देता है। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। लेकिन जैसे इस बात की जानकारी राधा के घर परिजनों को मालूम चलता है, रोते बिलखते सब के सब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और फिर तुरंत ही इस बात की सूचना नज़दीकी थाने में दी जाती है। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो राधा के गले में उसका दुपट्टा लपेटा हुआ दिखाई देता है, जिसे देख करके साफ लग रहा था कि राधा के गले में दुपट्टा लगाकर तब तक जोर से खींचा गया है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है। पुलिस सबसे पहले राधा की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर रामदयाल के ही तहरीर पर धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले राधा के पिता रामदयाल से ही पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारी बेटी के साथ में इस तरह की हरकत कौन कर सकता है। इस पर रामदयाल कहता है कि साहब मेरे ही गांव का रहने वाला आलोक राजपूत, दरअसल आलोक मेरी बेटी को परेशान करता था। मुझे शक है कि शायद मेरी बेटी के साथ में इस तरह की हरकत आलोक ने ही किया है। पुलिस अब आलोक के घर पे जाती है उससे पूछताछ करने के लिए, लेकिन पुलिस जैसे ही आलोक के घर पे जाती है तो पता चलता है कि आलोक का पूरा परिवार घर छोड़ करके फरार हो चुका है। पुलिस को अब कहीं ना कहीं आलोक के ऊपर गहरा शक चला जाता है। पुलिस अब आलोक की हर जगहों पर तलाशी नहीं करती है बल्कि अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। तभी 29 अगस्त 2020 को एक खबरी थाने में जाता है और आलोक के बारे में सूचना पुलिस को देता है। पुलिस 29 अगस्त 2020 के शाम के 6 बजे के आसपास ककवन मोड़ से आलोक को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर आलोक से राधा के हत्या के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, अब आलोक के सामने भी कोई रास्ता नहीं बचता है और आखिरकार मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। आलोक बताता है कि मैं राधा से बेइंतहा मोहब्बत करता था। राधा और आलोक का प्रेम प्रसंग जब शुरू होता है, दोनों जब शादी करने का इरादा कर लेते हैं, इस शादी का मंजूरी ना तो राधा के घर परिवार वाले देते हैं और ना ही आलोक के घर परिवार वाले देते हैं। आलोक के माता पिता उसके ऊपर इतना काफ़ी दबाव देते हैं कि आखिरकार आलोक अब अपने आप को रोक लेता है और राधा को भूलने की कोशिश करता है। उसके बाद से राधा जब भी आलोक के नंबर पर फ़ोन करती है उससे बात ही नहीं करना चाहता है। रास्ते में भी जब कहीं पे मुलाकात होती है, आलोक उससे अपना मुंह छिपा करके साइड से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन राधा जब बार बार फ़ोन करने लगती है, बीच बीच में कभी आलोक उसका नंबर उठा लेता है लेकिन उससे ठीक से बात नहीं करता है। राधा को लगता है कि शायद आलोक का किसी और लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। राधा जब आलोक से सच्चाई पूछती है तो आलोक उसे सच सच बता भी नहीं पाता है। इसलिए राधा एक दिन गुस्से में आ जाती है और आलोक से कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं थाने में जाकर तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगी कि तुमने मेरे साथ दुष्कर्म किया है। राधा जैसी इस तरह की बातें आलोक से कहती है, इसे सुनने के बाद आलोक के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आलोक सोच में पड़ जाता है कि अब मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। राधा जब आलोक को बार बार धमकी देने लगती है, आलोक इस कदर से तंग आ जाता है कि एक दिन इस बारे में अपने ही गांव के एक दोस्त छोटू को सब कुछ बताता है और कहता है कि राधा मुझे काफ़ी धमकी दे रही है, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है कि ना जाने राधा कब थाने में जाकर मेरे खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा दे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। छोटू भी उसे सुझाव देते हुए कहता है कि अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, या तो ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए भाग जाए या फिर राधा को ही हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दे। छोटू जैसे इस तरह की बातें आलोक से कहता है, आलोक भी छोटू की बात मान लेता है और फिर राधा को इस दुनिया से हटाने का एक षड्यंत्र बना लेता है। लेकिन इस षड्यंत्र में अपने दोस्त छोटू को भी शामिल कर लेता है और इसी षड्यंत्र के तहत 24 अगस्त 2020 को
आलोक राधा के नंबर पर फ़ोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि मिलने के लिए आ जाओ, हम आज ही डिसाइड करेंगे कि हम भाग कर तो चलेंगे, लेकिन कहाँ भाग करके चलेंगे। आलोक जैसी इस तरह की बातें राधा से कहता है, राधा भी आलोक की बातों में आ जाती है और फिर उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए जगह पर चली जाती है। जब मिलने के लिए वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर पहले से ही आलोक और उसका दोस्त छोटू मौजूद होते हैं। उस वक्त भी आलोक राधा को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राधा अपने जिद पर उतर जाती है कि मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूंगी। राधा जब नहीं मानती है, दोनों के बीच में जब बहस होना शुरू होता है, आलोक गुस्से में इस कदर से पागल हो जाता है कि आखिरकार राधा के ही दुपट्टे को उसको गले में लगाकर तब तक जोर से खींचता है जब तक उसकी सांसें नहीं रुक जाती है और फिर उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर आलोक और छोटू दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। वाकई में आलोक जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस आलोक के ही तहरीर पे उसके दोस्त छोटू को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने आलोक और छोटू को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना है। बस आपको बताना है आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।